जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और फेसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो थीम्स जो हिस्ट्री बुक है एनसीईआरटी की क्लास 12th की, उसमें हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया है, थीम 4 को कंप्लीट। और पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो थीम 5, थीम 6 और थीम 7 ये हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे थीम 8 को। देखिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो ये कि सीएपीएफ को कंडक्ट हुए लगभग 1 वीक हो गए हैं, तो जल्द ही हम एनालिसिस लेकर के आएंगे इसकी। और जो सीडीएस का पेपर है या सिविल सर्विसेज का, इन पेपर्स की एनालिसिस हमने करी है और लास्ट 1-2 ईयर्स में, और इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। बट कुछ बिजी स्केड्यूल के कारण मैं कवर नहीं कर पा रहा था, तो इसकी वीडियो कल ही आएगी। पहले हिस्ट्री सेक्शन की एनालिसिस करेंगे। और इस बार पेपर का ट्रेंड मैंने देखा थोड़ा चेंज है, बट फिर भी काफ़ी सारे डायरेक्ट सवाल थीम्स एनसीईआरटी से देखने को मिले हैं हिस्ट्री के अंदर, और ये काफ़ी अच्छी बात है। जब मैंने क्वेश्चंस देखा तो क्वेश्चन का नेचर इस तरीके का था, जिस तरीके से हमने बॉक्सेस पर फोकस किया तो बॉक्सेस से कुछ सवाल देखने को मिले। इसके अलावा जो हमारी पार्ट 1 वाली बुक है वो डोमिनेटिंग रही, कम से कम 5-6 सवाल जो है वो पार्ट 1 वाली बुक से डायरेक्ट देखने को मिले। तो इन सब की एनालिसिस हम जल्द ही कवर करेंगे। और इसी तरीके से पार्ट 1 को जैसा मैंने आपको हाईलाइटेड पीडीएफ के अंदर दिया था, तो मैक्सिमम चीज़ें हाईलाइटेड पीडीएफ से ही कवर्ड हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ हिस्ट्री जो सेक्शन है ये यूपीएससी के पेपर में अगर हम देखें तो दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है। चाहे आप बात कर लें सिविल सर्विसेज की या सीएपीएफ की या सीडीएस की, हिस्ट्री के सवाल रिलेटिवली टफ आते हैं बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। तो इनमें भी अगर आप 50% भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, जिस तरीके का क्वेश्चन का नेचर है उसके अकॉर्डिंग। कभी भी 100% टारगेट ना लेकर के चलें। ज्योग्राफी और बाकी सेक्शन में आप कर सकते हैं, बट हिस्ट्री में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो अगर 50 से 60% भी एक्यूरेसी रहती है, जो कि आसानी से हो सकती है अगर थीम्स एनसीईआरटी को रिवाइज किया जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। सो इस चैप्टर में हम बात करेंगे पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट के ऊपर। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? देखिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बिकॉज टाइम पीरियड के आधार पर ही हम सोसाइटी को समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे 16 to 17 सेंचुरी की, यानी आप कह लें कि ये जो एंड वाला पीरियड है एक तरीके से मिडिवल हिस्ट्री का। इसके बाद तो मॉडर्न ही स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग मॉडर्न यहाँ से भी काउंट करके चलते हैं। और एग्रेरियन सोसाइटी पर बात करेंगे, किस तरीके से जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है इसका क्या महत्व रहा। और ऑब्वियसली हम बात करेंगे मुगल एम्पायर की, बिकॉज मुगल एम्पायर इस टाइम पीरियड से संबंध रखता है। तो अगर हम 16 और 17 सेंचुरी में देखें तो लगभग जो 85% जनता है वो विलेजेस में रहती थी। तो यही रीज़न है एग्रेरियन सोसाइटी कही जाने का, बिकॉज ये जो विलेज वाली पॉपुलेशन है ये एग्रीकल्चर पर ही आधारित थी। अगर हम बात करें पीजेंट्स की या लैंडेड एलिट्स की, तो दोनों ही जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही जुड़े हुए थे और अपना राइट्स प्रोड्यूस में रखते थे। तो पीजेंट्स की अगर हम बात करें तो पीजेंट्स उन्हें यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कि जो किसी और के खेत में या जिनके पास कम लैंड है, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, खेती का, एग्रीकल्चर का, वो पीजेंट्स में आ रहे हैं। और लैंडेड एलीट में कुछ वैसे भी लोग आते हैं जिनके पास ज़मीनें तो हैं, बट दूसरे किसान आकर के उनके ज़मीनों में खेती करते हैं। सो अब आप एक बात सोचिए, कुछ लोगों के पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें हैं, जबकि जो ज़्यादातर जनता है उनके पास ज़मीन का टुकड़ा तो छोड़िए, वो दूसरों के खेतों पर आधारित है। अगर उनसे कुछ प्रोडक्शन हुआ तो तभी उनका पेट भर पाएगा। तो इस तरीके की सोसाइटी में क्या होगा? ऑब्वियसली एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोऑपरेशन वाली बात भी है, बिकॉज सहयोग होगा सभी लोगों का, तभी इस तरीके की सोसाइटी चल पाएगी। और ये सभी लोगों के कोऑपरेशन से ही एग्रेरियन सोसाइटी चलती है। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो सोसाइटी है उसका बेस ही है ज़मीनें, और ज़मीनों के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। और ये सारी चीज़ें मिला करके कहलाती हैं एग्रेरियन सोसाइटी, जो कि रूरल सोसाइटी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। बिकॉज हमने देखा यहाँ पे लगभग 85% जो जनता है ये विलेजेस में ही रहती हैं। कब? तो ये टाइम पीरियड कौन सा है? टाइम पीरियड है 16 और 17 सेंचुरी का। तो इसी टाइम में हमें पता है कि ये मुग़ल स्टेट का पार्ट बन गई थी। और मुग़ल पीरियड के बारे में मैं अच्छे से पता है कि 1526 से स्टार्ट होती है, और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से। और मुग़ल एम्पायर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जो इनकी इनकम है मुग़ल स्टेट की वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ही आधारित है। तो यही रीज़न है कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया किन चीज़ों पर? तो स्टेट के जो एजेंट्स हैं, चाहे बात कर ले रेवेन्यू असेसर की, कलेक्टर की, रिकॉर्ड कीपर की, इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता था। बिकॉज ये कोशिश करते थे कि रूरल सोसाइटी को इनके अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाए, ताकि जो कल्टिवेशन की प्रोसेस है वो इस ढंग से चले जिससे स्टेट को
मैक्सिमम फ़ायदा हो। और हमने यह भी देखा है कि मुग़ल एम्पायर के अंदर, चाहे हम बात कर लें देहसाला सिस्टम की, या अगर हम इससे पहले दिल्ली सल्तनत में भी देखें तो चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हों या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता है कि उन्होंने मार्केट को किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए शहनाई मंडी और कई सारी चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट की। तो इन चीज़ों से हमें काफ़ी अच्छा आइडिया मिलता है कि एग्रीकल्चर सबसे बैकबोन है किनका, तो इन एम्पायर्स का। तो बहुत सारे जो क्रॉप हैं ये सेल के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, ट्रेड, मनी, मार्केट, तो इन चीज़ों के कारण जो है वह एग्रीकल्चर एरियाज टाउन के साथ भी लिंक होने लगा। नाउ बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और पीजेंट्स किस तरीके से आपस में जुड़े हुए थे। तो जो बेसिक यूनिट है एग्रीकल्चर सोसाइटी का ये थी विलेजेस, और विलेज में कौन रह रहा है, पीजेंट्स रह रहे हैं। तो पीजेंट्स जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में अपना योगदान दे रहे हैं। अब देखिए, जब बात आ रही है एग्रीकल्चर की तो आपको आज के डेट में जिस तरीके से एग्रीकल्चर होती है उसके साथ इसे कंपेयर नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। आज के डेट में जो है वो जो अगर धान या किसी अन्य फसल की हम बात करें तो जो भी टाइम पीरियड है 3 महीने 4 महीने उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा टाइम लगता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड की, और ट्रेडिशनल मेथड से जब खेती होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो यही रीज़न है कि ये प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर चलती है। टिलिंग करनी है सॉइल की, उसके बाद जुताई करनी है, फिर बुआई करनी है यानी सीड्स वगैरह लगाने हैं, फसलों की कटाई है जब ये फसल पक जाए तो इस तरीके से ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन देखने को मिल रहा था। यानी जो श्रम है, जो लेबर है, यही पूरा आधारित था एग्रीकल्चर पर। तो क्या रूरल इंडिया में केवल सेटल्ड पीजेंट की प्रोडक्शन ही देखने को मिलती थी? इसका आंसर है नहीं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी देखने को मिले, जैसे अगर कोई ड्राई लैंड का बड़ा टुकड़ा है या कोई हिली रीजन है जो कल्टीवेबल नहीं है उस तरीके से जैसा कि फर्टाइल लैंड कल्टीवेटेड है। इसके अलावा फॉरेस्ट एरियाज़ भी होंगे ऑब्वियसली। तो ये जो वेराइड टोपोग्राफी है ये हमें माइंड में लेकर के चलना है जब हम बात करें एग्रेरियन सोसाइटी की। कोई भी जगह हो तो उनमें अगर हम एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सभी जगहों पर तो खेती की जा नहीं सकती, तो अदर टोपोग्राफीज़ भी होंगी। जैसे अगर हम 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड वाली बात करें तो इनमें भी वेराइड रेंज की टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जिनसे सभी जगहें एग्रीकल्चर के लिए फ्रूटफुल नहीं होती। नाउ सवाल ये उठता है कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्व होता है सोर्स का। किस आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं, सोर्स क्या है? तो अगर हम इन चीज़ों को सोर्स में समझें कि क्या सोर्स रहा, जो हम सोसाइटी के बारे पढ़ेंगे कि किस तरीके की सोसाइटी रही, एग्रेरियन सोसाइटी रही तो कौन से क्रॉप्स का बोलबाला रहा, इन चीज़ों के बारे में क्या हम किसानों से समझेंगे? ऑब्वियसली नहीं, किसान तो खुद के बारे में लिखेंगे नहीं। तो एक्चुअल हकीकत जो है वो हमारी सोर्स क्या रह रही है यहाँ पे, तो क्रॉनिकल्स रह रहा है। 16th सेंचुरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए या कुछ जो यात्री लिख करके जाते हैं, उन चीज़ों का हम सहारा लेंगे। तो हमेशा एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब भी हम हिस्ट्री के किसी भी फैक्ट की बात कर रहे हैं या कोई जनरल चीज़ों की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सोर्स मैटर कर जाता है। और जब भी कोई ऑफिशियल सोर्स रहे या कोई ट्रेवलर्स का सोर्स रहे तो आप कभी नहीं कह सकते कि वो बात 100% ट्रू होगी, राइट। और ये चीज़ हमने कई बार हिस्ट्री के लेक्चर्स में डिस्कस भी करी है। तो इन चीज़ों को हमेशा आपको लेना है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्रोनिकल्स की बात करते हैं तो क्रोनिकल्स क्या होते हैं? क्रोनिकल्स होते हैं जो राजाओं से संबंधित जो चीज़ें लिखी जाती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आईने अकबरी, और आईने अकबरी हमें अच्छे से पता है कि इनके द्वारा लिखी गई है, तो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल के द्वारा। एक सवाल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, अबुल फजल के भाई का नाम था फैजी, और कौन सी फेमस बुक फैजी के द्वारा लिखी गई है? कमेंट करके बताइए। अब ये जो बुक लिखी गई है आईने अकबरी, तो इनमें हम देखते हैं कि बहुत ही ध्यान से रिकॉर्ड्स रखे गए हैं कल्टीवेशन से संबंधित, ताकि जो रेवेन्यू का कलेक्शन है ये आसान हो। जब काफ़ी अच्छे से डेटा पता रहेगा, जैसे दहसाला सिस्टम में भी हमने क्या देखा, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्रॉप्स के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता था और इसके आधार पर रेट फिक्स किया जाता था। तो इस तरीके की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि स्टेट को अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है, और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि उनके पास एक प्रॉपर डाटा होना चाहिए। सेंट्रल पर्पस क्या रहा आईने अकबरी बुक का, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एक अकबर के एम्पायर का विज़न प्रस्तुत कर सकें। सोशल हार्मोनी वाली बात भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब सोशल हार्मोनी रहेगी तभी लोग भी बहुत ही बेहतर ढंग से काम भी करेंगे और स्टेट को रेवेन्यू कलेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह का रेबेलियन भी नहीं होगा। तो जिस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी तरह का अगर रिवोल्ट होता भी है तो ये फेल ही होने वाला था अकॉर्डिंग टू अबुल फजल।
तो हमेशा ये बात याद रखें कि कौन लिख रहे हैं बुक्स को, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री देखें या मिडिवल हिस्ट्री, जो कोर्ट हिस्टोरियंस बुक लिखते हैं उनमें जनरली राजा के बारे में फेवर वाली बात ही देखने को मिलती है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो भी हम देखते हैं आयन अकबरी के अकॉर्डिंग, इनमें पीजेंट्स जो है उन्हें एक सतही तौर पर देखा जाता है। अगर हम आयन के अकाउंट की बात करें तो इन्हें सप्लीमेंट भी करते हैं हम बाकी डिस्क्रिप्शन के साथ, जो कि मुग़ल कैपिटल के ही जो रीजन्स हैं उनमें उनके जो ऑथर्स हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। क्योंकि यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जब भी हम कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखें किसी भी एम्पायर से संबंधित, तो इनके साथ हमें और भी डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं जो कि रीजनल लोगों के द्वारा लिखे गए होते हैं। इनमें और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से 17 और 18 सेंचुरी के। इसके अलावा कुछ हमें एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी धीरे धीरे आगमन होने लगा। हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ, तो 1600 में हो गया। और ये एक पीक वाला टाइम था एक तरीके से, बिकॉज अकबर ने काफ़ी सारा एरिया कंसोलिडेट किया था। अकबर की डेथ कब हुई थी? 1605 में। तो काफ़ी बड़ा एम्पायर था। इसके बाद अकबर के बाद जब जहांगीर आते तो इनके पास भी काफ़ी वाइड टेरिटरी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें सोर्स रिकॉर्ड की, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होना ही था, और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब कंपनी रूल इस्टेब्लिश होता है तब ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चाहे आप हम बात कर लें डेक्कन एग्रीकल्चरल रिवोल्ट की या अन्य रिवोल्ट्स की, तो इनमें पीजेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये एक ऐसी बात होती है कि एक ही सोसाइटी के अंदर दो तरीके की दुनिया है। एक तो वो लोग हैं जिनके पास काफ़ी सारे लैंड है, जो लैंड ओनर्स है, और एक तो पीजेंट्स है। तो रिवोल्ट का होना स्वाभाविक सा हो जाता था। नाउ यहाँ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होने वाला है। काफ़ी सारे सवाल भी पूछे गए हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको ये समझना है। नाउ हम बात करेंगे पीजेंट्स की, किसानों की, और उनके लैंड्स की। तो जो इंडो पर्शियन सोर्सेज हैं मुगल पीरियड के, देखिए मुगल पीरियड के ज़्यादातर सोर्सेज हैं वो किस भाषा में है? फारसी में है, पर्शियन में है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स खास तौर पे। और इनमें पीजेंट्स को किस टर्म के रूप में डिफाइन किया जाता है? तो एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है, रैयत। रैयत का मतलब है पीजेंट। पीजेंट का मतलब वो लोग जो प्रॉपर प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी कि जब भी बात आएंगी किसानों की, तो एक लैंड ओनर वाली बात होगी, और दूसरा वो जो प्रोडक्शन का काम ही कर रहे हैं, जिनके पास लैंड कम है या ना के बराबर देखने को मिलती है, जो दूसरों के खेतों में भी एग्रीकल्चर करते हैं। और इनका प्लूरल कौन सा है? रैया कहलाएगा। और मुजारियाँ, दो टर्म हैं। कौन से दो टर्म हैं? पहला है रैयत, दूसरा है मुजारियाँ। इसके बाद अगर हम बात करें, किसान भी वर्ड यूज किया जाता है। किसान वर्ड आज के डेट में भी यूज किया जाता है पीजेंट के लिए। और इसके साथ एक और वर्ड है आसामी। कौन सा वर्ड है? आसामी। तो ये चार जो वर्ड हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर हम 17 सेंचुरी के सोर्सेज की बात करें, तो इनमें दो तरीके के पीजेंट्स बताए गए हैं, दो कैटेगरी के। पहला खुद कास्ता, दूसरा पही कास्ता। खुद कास्ता का मतलब क्या है? तो खुद का मतलब क्या होता है? खुद का मतलब होता है सेल्फ। तो खुद कास्ता का मतलब है कि गांव के वो रेजिडेंट्स जिनकी लैंड उसी गांव के अंदर हैं। खुद कास्ता का मतलब क्या है? वैसे पीजेंट्स जिनकी खुद की ज़मीनें हैं उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां वो रहते हैं। जबकि अगर बात करें किसकी, तो हम बात कर रहे हैं पही कास्ता की। पही कास्ता में वैसे कल्टीवेटर शामिल हैं जो नॉन रेजिडेंट हैं और किसी दूसरे गांव से अपना संबंध रखते हैं, बट कहीं और जाकर के खेती करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। बहुत ही आसान है। पहली कौन से है? तो पही कास्ता है। दूसरा खुद कास्ता। खुद कास्ता में वो किसान हैं जिनकी खुद की ज़मीन है उसी गांव के अंदर, और वहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं। जबकि पही कास्ता में वो लोग हैं, वो किसान हैं जो दूसरे एरिया में जा करके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर खेती कर रहे हैं। तो नाम से ध्यान रखिएगा, खुद वाला आप याद रखेंगे तो पही वाला ऑटोमेटिक इसका उल्टा है। और खुद का मतलब होता है सेल्फ, तो जो सेल्फ वाले एरिया में खेती कर रहे हैं, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, कोई किसान पही कास्ता क्यों बनना चाहेगा? ऑब्वियसली सब चाहेंगे हमारे पास खुद की लैंड हो और उस पर खेती की जाए। तो इसका रीज़न है या तो उनकी कोई मजबूरी रही, या फिर कोई रेवेन्यू, उन्हें पैसे चाहिए और डिस्टेंट विलेज भी उन्हें जाना पड़ रहा है, तो ये भी फेवरेबल रहता है। या फिर कई बार जो है वो कंपल्सन भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फेमाइन आ गया मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो अब दूसरे क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा, बिकॉज और कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू दिखता नहीं था उस टाइम पे। इसके बाद कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जैसा कि फेमाइन के बाद देखने को मिलता है, या कई बार फोर्स लेबर भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, नाउ अब समझते हैं कि पीजेंट्स की जो स्थिति है वो किस तरीके की रहती होगी।
तो अगर बात करें एवरेज पीजेंट की, जो नॉर्मल है उस टाइम की मिडिल क्लास सोसाइटी, इनके पास क्या होगा, एक पेयर ऑफ बुलॉक्स होगा, यानी एक जोड़ी बुलॉक्स होंगे, और 2 प्लोज होंगे, यानी 2 इनके पास हल होंगे, राइट। तो ये जो है ये एक पैमाना था ओवरऑल जो मिडिल क्लास है उसकी मेजरमेंट थी। अच्छा, कुछ ज़्यादातर लोगों के पास तो इससे भी कम होता था, या मतलब कह लें कि प्लोज भी ना हो, एक प्लो हो, या इससे भी कम जिनके पास हो, वो मिडिल क्लास से नीचे वाली कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। अच्छा, गुजरात में अगर हम देखें तो जिन पीजेंट्स के पास 6 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं उन्हें काफ़ी धनी माना जाता है। बंगाल में अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो जिनके पास 10 एकड़ से ज़्यादा है तो वो काफ़ी ज़्यादा धनी माने जाते हैं। और ये वर्ड असामी यूज किया जा रहा है, इसका मतलब काफ़ी आसान है, अभी हमने देखा किन्हें कहा जाता है। ये पढ़ लीजिए, 4 टर्म्स हैं, कौन कौन से हैं, रैयत है, मुजारियाँ हैं, असामी हैं, ये 3 टर्म्स है, और किसान तो पता ही है ऑब्वियसली। कल्टीवेशन किस पर बेस्ड था, तो ये इंडिविजुअल ओनरशिप पर बेस्ड था, यानी जो इंडिविजुअल हैं उन्हीं का मालिकाना हक था कल्टीवेशन पर। पीजेंट लैंड वर बॉट एंड सोल्ड इन द सेम वे एज द लैंड्स ऑफ अदर प्रॉपर्टी ओनर्स। तो जो पीजेंट्स के लैंड्स हैं वो भी उसी तरीके से सोल्ड किए जाते हैं जिस तरीके से अन्य प्रॉपर्टी ओनर्स के लैंड्स को सोल्ड किया जाता था। 19th सेंचुरी का डिस्क्रिप्शन है दिल्ली आगरा वाले रीजन में जो पीजेंट्स की होल्डिंग है उसके आधार पर। द कल्टिवेटिंग पीजेंट्स को क्या कहते हैं, आसामी। हु प्लो अप द फील्ड्स मार्क द लिमिट ऑफ ईच फील्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिमार्केशन विद बॉर्डर्स ऑफ अर्थ, ब्रिक एंड थॉर्न सो दैट थाउजेंड ऑफ सच फील्ड्स में बी काउंटेड इन अ विलेज। बहुत ही आसान सी बात है, देखिए, और ये चीज़ प्रेजेंट डे में भी देखने को मिलती है। अगर विलेज साइड अगर हम देखें रूरल एरिया में, तो इनमें क्या है, जो खेत हैं उन्हें डिमार्केट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर हिस्सा हमारा है, ये पर्टिकुलर किसी और का है। तो इनमें किस तरीके से डिमार्केशन होगी, या तो कोई ऊंची मेड़ बना दी जाए, रेज्ड कर दिया जाए अर्थ को, और इसके बहुत सारे तरीके हैं, पत्थर रख दिया जाए बीच में, या एरिया को साइड वाले एरिया को काट लिया जाए, तो ये जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली रेज्ड अर्थ हो जाएगा, यानी वो उभरा हुआ हिस्सा होगा, जिससे प्रॉपर डिमार्केशन की जा सके। वीडियो पोस्ट करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और ये जो टॉपिक है ये अभी हमने तुरंत ही डिस्कस करा है, ऑप्शंस मैं नहीं दूंगा बिकॉज काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कौन सा टर्म जो है इंडो पर्शियन सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें पीजेंट्स को डिनोट करने के लिए देखने को मिलता है, रैयत, असामी, मुजारियाँ या माजूर। तो अभी हमने देखा साफ शब्दों में रैयत है, असामी है, मुजारियाँ है, माजूर नहीं है, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दोनों सिमिलर से वर्ड दिए गए हैं। तो इसका और एक चौथा कौन सा था, किसान था, राइट। तो किसान तो देंगे नहीं एग्जामिनर ऑब्वियसली, बिकॉज ये तो आसानी से पीजेंट को ही डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होता है 1, 2 एंड 3। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारे जो अन्य सवाल हैं प्रीवियस ईयर के वो हम इकट्ठे करके डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन रहेगा वो इरीगेशन वगैरह हम समझेंगे, और जो CAPF की एनालिसिस उसमें हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। और इनमें वही है कि बहुत ध्यान से जब चीज़ों को पढ़ा जाए तो ही क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता है, बिकॉज क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि है तो इसी बुक से, बट आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर आपकी क्या राय है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।